टॉपिक है ओशन बॉटम रिलीफ। इसमें हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पॉइंट्स कर चुके थे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पॉइंट्स में क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन क्या होता है। ये कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो इसके समुद्र के अंदर जो है डूब चुका है, ठीक है, या फिर सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट। और इसकी जो डेप्थ होती है वो 200 मीटर तक होती है। और अराउंड जो तुम्हारा 7.5% एरिया है ओशंस के टोटल 100% एरिया में से 7.5 इसी के अंदर आता है, ठीक है। फिर हमने किया था कुछ पॉइंट्स की ये हर जगह इवन नहीं होता, अनइवन होता है। कहीं पे नैरो है, कहीं पे वाइड है। तो नैरो के क्या रीजंस थे, जहाँ पे भी तुम्हें लगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो दिख रहा है और ये एटलस में कैसे दिखता है, वहाँ पे जो कलर होगा ना वो लाइट ब्लू यूज़ होता है, ठीक है, एटलस में दिखाने के लिए कि यहाँ पे कम गहरा इलाका है, ठीक है। तो नैरो और वाइड होता है, कहीं पे वाइड होता है, कहीं पे नैरो होता है। तो रीजंस हमने किए थे। नैरो है तो देखना पड़ेगा क्या उस कोस्ट पे कोई माउंटेन है, कोई प्लेट्यू है, कोई हाई लैंड है, क्योंकि उसी की वजह से क्या होता है, उसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो वाइड नहीं होता, वो नैरो रह जाता है, ठीक है। जैसे साउथ अमेरिका है तो यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन्स बनते हैं क्योंकि प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है। साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये आपस में जब टकरा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाली प्लेट अंडर सबडक्ट हो रही है और ये वाली प्लेट का जो मार्जिन है वो इतना एक्सपेंड करने का उसके पास स्कोप नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एंडीज़ माउंटेन्स के इस तरफ है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा बहुत पतला होगा, बारीक होगा। और अफ्रीका में भी तुम्हें पता है कि यहाँ से लेके इतना ये पूरा इलाका क्या है, एक प्लेटू है। यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग रेंज बोल देते हैं इस प्लेटू के हिस्से को, या इथियोपियन प्लेटू बोल देते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम है, मुचिंगा, मटुम्बा, ये सब अलग अलग नाम दे दिए इस ये, पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक प्लेटू वाला एरिया है। तो खुद बताओ तो इसके आसपास क्या होगा, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा बहुत बहुत पतला होगा यहाँ पे, ठीक है। रिवर्स भी नहीं है तो यहाँ सेडिमेंट्स भी नहीं आएंगे, तो यहाँ भी पतला होगा क्योंकि यहाँ डिज़र्ट है, ठीक है। तो और भी रीजंस है, बट एक रीज़न ये भी होता है कि माउंटेन्स और प्लेट्यू अगर उसके कॉस्ट पे हैं तो वहाँ पे जैसे नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रॉकीज कॉर्डिलेरा। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत बहुत नैरो होगा, ठीक है। प्रिसाइजली सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि नैरो कहाँ होगा, जहाँ पे माउंटेन प्लेटू कोई एस्कार्पमेंट है। एस्कार्पमेंट कुछ नहीं होती, मतलब जो कोस्ट है वो बिल्कुल एक वॉल है, उसके वॉल की तरह इतना स्टीप है, ठीक है। क्लिफ है मतलब जैसे, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या है, क्लिफ एस्कार्पमेंट, ठीक है, स्टीप वॉल जैसा। और यहाँ से अगर ओशन शुरू हो रहा है तो इसके पास जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी वो भी नैरो होगी, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन होती है इसकी जो इंडिया के ठीक है, जो इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो सबसे वाइड कहाँ पे है, वेस्ट वाले हिस्से में है, ठीक है। क्यों है, जब यहाँ पे तो माउंटेन हाईलैंड है उसके बावजूद क्यों है, क्योंकि ये जो है वो किस वजह से बना है, यहाँ का जो पार्ट है वो उसकी सबमर्जेंस हुई है। यानी पहले ये पूरा एक पार्ट था लेकिन इसमें क्रैक्स आई, इसमें फोल्डिंग हुई और ये वाला हिस्सा पानी के नीचे झुक गया, पानी के नीचे सबमर्ज हो गया, ठीक है। तो ये सारी लैंड नीचे गई ना, तो ये लैंड तो क्या है, पानी के नीचे चली गई है, तो कॉन्टिनेंट का हिस्सा, तो ये क्या बन गई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो यानी अगर कोई सबमर्जेंस की वजह से बना है, यानी जो लैंड थी वो पानी के अंदर धंस गई, तो भी वहाँ पे वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेंगे, ठीक है। तो वाइड का रीज़न क्या है, ज़्यादा डिपोजिशन हो रहा है, कोरल्स वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं या फॉल्टिंग वहाँ पे हुई है, ठीक है। इसके एक बार रीज़न देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, बुक से कराती हूँ। इसमें एक ही बात ना बहुत बार बोल रखी है, ठीक है, बट कुल मार के मेन कितने रीज़न होंगे। एक तो है डिपोजिशन हो रहा होगा कहीं ना कहीं, इरोजन से हो रहा होगा, और एक होता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। टेक्टोनिक वर्ड का मैंने मतलब बताया था, टेक्टोनिक मतलब जहाँ पे भी तुम्हें मूवमेंट वर्ड डालना हो उसके लिए टेक्टोनिक वर्ड यूज़ करो, ठीक है। मूवमेंट हो रही है किसकी, अर्थ की मूवमेंट हो रही है, तो अर्थ की जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो डिपोजिशन में क्या हो सकता है, बस रिवर है,
रिवर अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती रहती है और एक टाइम पे क्या होता है, वो एरिया वहाँ से उसके जो शैलो है वो कम गहरा रह जाता है, और वहाँ पे अगर तुम अंदर जाके देखोगे तो तुम्हें कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो फीचर बना हुआ दिखेगा। ठीक है, ये रिवर्स करती हैं, जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया का जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि इंडिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे ये रिवर्स बनाते हैं, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, इनके जब तुम माउथ पे देखोगे तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ तुम्हें यहाँ पे वाइड दिखेगा। ठीक है, इन रिवर्स के माउथ पे। उसके बाद और क्या रीज़न हो सकता है डिपोजिशन में रिवर डिपॉजिट करे या वहाँ पे कॉरल्स थे, कॉरल्स मरते गए, डिपॉजिट होते रहे, और वहाँ पे भी इन्होंने कॉरल शेल्स बना दिए। ठीक है, मतलब वहाँ का एरिया को शैलो कर दिया। ठीक है, कम गहरा रख दिया। पहले सपोज ऐसा था तो वो यहाँ पे, और ये कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे डिपॉजिट होते रहे, और एक मोमेंट आया यहाँ पे पूरा फीचर ही क्रिएट कर दिया इन्होंने, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो डिपोजिशन की वजह से हो सकता है, रिवर डिपॉजिट करते हैं कॉरल्स, और इंडिया में तो इसकी वजह से भी और इसकी वजह से, दोनों की वजह से मिलते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इंडिया में रिवर्स की वजह से बन रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और फिर उसके बाद जैसे लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, इसके आसपास के एरिया में जो है वो कॉरल की वजह से बन रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और रीज़न है इंडिया में, वो मैंने बताया अभी, कि इंडिया का जो वेस्ट वाला हिस्सा था इसमें ये क्रैक्स आए, और जो ये हिस्सा था ये पानी के अंदर धंस गया, तो इतनी ज़मीन पानी के अंदर चलेगी, इसलिए यहाँ पे भी जो शेल्फ है वो बहुत वाइड मिलता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइड शेल्फ का है उसके वेस्ट साइड पे है, कंपैरेटिवली ईस्ट साइड, बावजूद इसके कि उसके इस वाले साइड पे हाईलैंड्स है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन समझ आ गई। एक ये रीज़न दे रखा है। उसके बाद क्या था, इरोजन की वजह से हुआ होगा। इरोजन में जैसे इन्होंने दे रखा है ग्लेशियल थ्योरी। ठीक है, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। इसमें क्या होता है, सपोज ये लैंड मास था और इधर ओशन था। ठीक है, और ये पोल्स के आसपास की एरिया, हाई लैटिट्यूड वाले एरिया की बात करें क्योंकि वहीं होगी ग्लेशियर। ये लैंड थी और ये थी ओशन था। ठीक है, क्या हुआ जब प्लिस्टोसीन एज आई, ठीक है, बर्फ़ जम गई, तो ये क्या होगा, जम जाएगा और मीन सी लेवल जो था वो कम हो जाएगा। यहाँ पहुँच गया, अब ये इतनी लैंड क्या है, ये मीन सी लेवल से ऊपर चली गई। ठीक है, और तुम्हें पता है कि रिवर, मान लो अगर रिवर है, ग्लेशियर है, तो वो कब तक इरोड करते हुए चलता है, जब तक उनको जो मीन सी लेवल है अगर वो उसके करीब पहुंच जाए तो उनको स्लोप तो मिलेगा ही नहीं, तो उनकी पावर डिक्रीज़ हो जाती है। और जबकि माउंटेन से अगर आ रही है तो कितनी स्पीड से आएंगे, कितना इरोड करते हुए आएंगे, लेकिन जब प्लेन एरिया में आ जाता है तो उनकी पावर घट जाती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या था, मीन सी लेवल पहले बराबर था, आराम से चल के आ रहे थे। लो भाई, ग्लेशियर हूँ मैं तो आराम से चल के आऊँ क्योंकि मीन सी लेवल के बराबर ही हूँ मैं, स्लोप नहीं है मेरे पास। बट जैसे ये नीचे चला गया, इसके पास स्लोप आ गया, ये धड़ा धड़ा आएगा, और यहाँ के जो एरिया है मतलब बहुत स्पीड से फ्लो करेगा, और स्पीड इसको मिल गई, मतलब ये रिजुवेनेशन हो गया। ओल्ड एज में आके इसको वापस से इसकी रिजुवेनेशन हो गई, ये वापस से यंग एज में आ गया क्योंकि इसको स्लोप मिल गया। क्यों मिला, ये लैंड राइज नहीं हुई बल्कि सी लेवल डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, फिर से इसके पास डिफरेंस आ गया, ये हाइट हो गई और ये नीचे, इसको ऊपर से नीचे जाना, फिर स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये इरोजन कर देगा इधर। ठीक है, सपोज इसने इरोजन कर दिया और ये लैंड अब ऐसी होगी थोड़ी सी। ठीक है, ऐसी होगी, और फिर क्या हुआ, जो मीन सी लेवल था जो इतना चला गया था प्लीस्टोसीन एज में बर्फ़ जमने की वजह से, अब वो पिघली, वापस बढ़ गई, और ये एरिया अब क्या चलेगा, पानी के नीचे चला गया। अब ये वाला पहले जो एरिया इसके साथ था, ऊपर था, अब वो उसका इरोजन हो गया और वो पानी के नीचे चला गया, तो ये एरिया क्या बन गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप बन गया। ठीक है, एक रीज़न ये दे रखा है बुक में, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। उसके बाद एक है वेव कट प्लेटफॉर्म्स। इसमें क्या है, सिंपली सपोज ये था एरिया, ये था सी लेवल, सी वेव्स आएंगी, करंट्स आएंगे, इसको काटती गई काटती गई काटती गई। ठीक है, इसको काटा और ऊपर वाला जो जितना हिस्सा था वो इस पर गिर गया। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ, इसको काटती गई और ये सारा इधर गिर गया, तो यहाँ पे भी कैसा बन जाएगा फिर, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाएगा। समझ आया। उसके बाद और क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है, और टेक्टोनिक के जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स वगैरह है। ठीक है, फोल्टिंग हुई, फोल्टिंग की वजह से मतलब क्रैक्स आए, क्रैक्स की वजह से एक हिस्सा, जैसे पूरी लैंड थी इसमें क्रैक आए,
टक्कर की वजह से, और ये वाला हिस्सा पूरा नीचे चला गया और देखने में लगता है कि ये हिस्सा माउंटेन है, जबकि माउंटेन नहीं है, बल्कि इसमें क्रैक हुआ। ये पहले स्टेबल था, सीधा था, और इसमें क्रैक हुआ और ये टूट के नीचे चला गया, ये लैंड बन गई। जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो इसी का रीज़न है। तो 3 रीज़न हो गए, डिपोजिशन, इरोजन और टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से हो रहा है, जो फॉल्टिंग वगैरह की वजह से हो रहा है। और इंडिया में लगभग तीनों से मिलते हैं हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंडिया में वेस्ट कोस्ट पे वाइड शेल्फ है, एज कम्पेयर शेल्फ है, जबकि ईस्टर्न साइड में नहीं है, जबकि वहाँ पे रिवर्स वगैरह भी। फिर भी तो रीज़न हमें पता चल गया, एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें से एक बार जब पढ़ोगे इनका ओरिजिन कैसे हुआ, तो यही बातें बार बार घुमा घुमा के लिख रखी हैं। ठीक है, इतना टेक्निकल नहीं जाना, बस 1-2 पॉइंट उठा लेना, जैसे टेक्टोनिकल ओरिजिन, यही फिर आगे भी बता रखा है इसी में। ठीक है, और फिर ये जो प्लिस्टोसीन एज में जो ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी थी ये हो गया, और सबमर्जेंस वगैरह ये हो गया। मतलब टेक्टोनिक, डिपोजिशन, इरोजन, ये 3 मेन रीजन्स हैं। ठीक है, और ये अलग अलग पॉइंट्स एक बार बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है, और एक और इसमें क्या बता सकते हैं, अच्छा एक बार अगर डायग्राम बनवाना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है, तो उनको जैसे बता देना कि ये कॉन्टिनेंट है, थोड़ा सा स्लोप आ गया, ये शेल्फ ब्रेक आ गया और स्टीप स्लोप आ गया, और इधर राइज है। ठीक है, जैसे तुम्हें लग रहा है ना जहाँ पे कर्व एक अलग डायरेक्शन में हो रही है, उस पॉइंट से ऐसे टेढ़ी लाइन खींचनी है। जिस डायरेक्शन में ये है इसी डायरेक्शन में एक लाइन इधर लगनी है। अब जैसे ये ऐसे इस कर्व डायरेक्शन में है तो ऐसे ही है, कहाँ तक, जहाँ तक एक कर्व चलेगी, फिर एक टेढ़ी लाइन। ठीक है, उसके बाद जैसे ये इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, फिर यहाँ पे एंड होता है तो ये, और ये ऐसे है तो ये भी ऐसे। ठीक है, 3D डायग्राम बन गया। ये हमारा कॉन्टिनेंट था, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ था, और ये पूरा ओशन के अंदर है सारा। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इस पॉइंट पे शेल्फ को ब्रेक लग जाता है क्योंकि एकदम स्टीप स्लोप शुरू हो जाता है, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट हो गए तो कॉन्टिनेंटल राइज है, ये बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो ये बना दिया डायग्राम। मतलब ये ऐसे करके बना लेंगे कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन, सिर्फ ये 3 चीज़ बना देंगे ऐसे करके, ये ऐसे दिखते कॉन्टिनेंट, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर ब्रेक लग गया, मतलब उसको ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से एकदम स्टीप स्लोप शुरू हो जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और अगर वहाँ रीजेस इकट्ठे हो रहे तो सॉरी अगर वहाँ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए तो कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, उसके बाद है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप के जो मेन पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हम पहले मेन पॉइंट्स करेंगे और फिर इस पर एक फीचर मिलता है कैनियंस, उसकी क्या क्या थ्योरीज है वो करेंगे। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, स्लोप क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो हिस्सा शुरू हो जाता है वो क्या है, स्लोप। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसका जो स्लोप होता है वो बहुत स्टीप होता है। ठीक है, तो 2 से 5 डिग्री होता है, मतलब कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ज़्यादा स्टीप होता है, तो 2 to 5 डिग्री होता है इसका। उसका कितना था, 1 to 2 डिग्री तक था। उसके बाद इसका एक्सटेंशन कितना है, मतलब अगर हम 100% ओशन का एरिया है तो उस 100% एरिया में से 8.5% एरिया में यही चीज़ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितने में था, 7.5। ठीक है, तो मतलब जो एरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर वो कम है और स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इसकी डेप्थ वही है, जैसे इसमें 2000 फैदम है, या फिर ऐसे बोलते हैं 200 मीटर से, तब 200 मीटर तक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। उसके बाद उससे तो गहरे ही होंगे ये, तो 2-3 हज़ार मीटर तक की इनकी डेप्थ होती है। ठीक है, ये हो गया, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो गए। ठीक है, उसके बाद शेल्फ स्लोप बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स हो गए मेन मेन। उसके बाद कॉन्टिनेंट बनाया, थोड़ा स्लोप इधर, ठीक है, जहाँ से भी तुम्हें लग रहा है ना यहाँ पे अलग डायरेक्शन में कर्व शुरू होगी, इधर से टेढ़ी लाइन, ये इससे लंबी, ये इससे लंबी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये है बिल्कुल उतना ही। ठीक है, फिर ये जैसे जिस डायरेक्शन में ये उसी डायरेक्शन में, थोड़ा सा कम। ठीक है, दोबारा बना,
समझ आ गया ना? कॉन्टिनेंट कर चुके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कर चुके, क्यू बना, ठीक है। रिवर्स आई, इन्होंने डिपॉजिट कर दिया होगा इधर, बनता गया बनता गया, ये सब रीज़न हम कर चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। यहाँ पे क्या होता है, एक फीचर मिलता है, और क्योंकि वो ओशन के अंदर है तो उसके आगे क्या जुड़ जाएगा वर्ड, एडजेक्टिव, सबमरीन। ये पानी के अंदर बनी है कैनियन, ज़मीन पे भी बनती है, ठीक है। ये कहाँ पे बनेगी, सबमरीन, वाटर के इनसाइड। तो यहाँ पे एक ऐसी, ठीक है, तो ऐसा कुछ फीचर बन गया एक डीप वैली, ठीक है, ऐसा एक फीचर बन गया। इसको क्या बोलते हैं हम, सबमरीन कैनियन। और ये कहाँ मिलती है, मेनली कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। थोड़ी इधर भी एक्सटेंशन हो जाए तो, बाकी कहाँ मिलेगी, कहाँ का फीचर है, कॉन्टिनेंटल स्लोप का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक एक छोटी सी डेफिनेशन कर लेना, क्या होती है, एक लॉन्ग नैरो। लॉन्ग है, ऐसे तो है नहीं कि इतने से एरिया में बन गई, ऐसे तो है नहीं सिर्फ इतने से एरिया में बन गई, नहीं, लॉन्ग है और नैरो है, ठीक है। मतलब ऐसी भी नहीं है कि इतनी चौड़ी बन गई, नहीं, पतली सी है, नैरो, ठीक है। कितनी सी विड्थ है, नैरो है, लॉन्ग बनी, नैरो बनी, और डीप है, बहुत डीप है, ठीक है, और वैली जैसी दिखती है, ठीक है। और या फिर एक ट्रेंच के जैसी दिखती है, खाई है, गहराई है, मतलब गहराई एरिया है, लंबा है, बहुत पतला है, और बहुत गहरा है, ठीक है। और कहाँ मिलती है ये कॉन्टिनेंटल शेल्स, स्लोप पे, ठीक है। और कैसी दिखती है, जो कॉन्टिनेंट्स पे में जो कैनियंस मिलते हैं ना, उनके जैसे मिलती है, बस मिलती कहाँ है, सबमरीन में, पानी के अंदर मिलती है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सबमरीन कैनियंस, ठीक है। समझ आ गया, लॉन्ग नैरो वेरी डीप वैलीज जो इनसाइड वाटर बन रही है, कहाँ बन रही है, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स पे। अच्छा, इसने शेल्स लिखा है तो थोड़ी बहुत यूँ हो सकती है कि ऐसे करके यूँ थोड़ी सी इधर भी, ठीक है। बट मेन किसका फीचर है, कॉन्टिनेंटल स्लोप का, ठीक है। एक बार ज़रूर ये बना के दिखाना है, ठीक है। कॉन्टिनेंट, थोड़ा सा स्लोप, शेल्फ, स्लोप, ठीक है, राइज बनाओ तो उसके बाद बिल्कुल जैसा ये है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर रिवर के सेडिमेंट से बन रहे हैं तो इधर इसको बेसिकली क्या कर रही है, इसको गहरा करते जा रहे हैं, ठीक है, ये बनवाना है, ठीक है। इधर लैंड है, ये 3D स्ट्रक्चर, और ये पानी के अंदर है सब, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप पे, और थोड़ा बहुत ही एक्सटेंशन मिल जाता है, बट मेनली स्लोप का फीचर है, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ थ्योरीज दे रखी हैं, ठीक है, थ्योरीज है। एक थ्योरी नहीं है, बहुत सारे व्यूज़ है कि कैसे बनी होगी, सबके अपने व्यूज़ है कि अच्छा ये रीज़न हो सकता है, अच्छा ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला व्यू जैसे है डायस्ट्रोफिक थ्योरी, ठीक है। इसमें कैसे करोगे थ्योरी, क्या करानी है, एक दो नाम बताने कि किसने इसमें कंट्रीब्यूट करा है, किसने दी है, ठीक है। और एक लाइन में ये बताना है कि ये बताती क्या है, और फिर क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्या इसकी क्रिटिसिज्म है कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो डायस्ट्रोफिक थ्योरी, ये बेसिकली इसमें दो नाम याद रख लेना, लॉसन और यानासाकी। डायस्ट्रोफिक थ्योरी जो है, लॉसन, यानासाकी, और बहुत सारे लोगों ने इसके एक्सपोनेंट्स रहे हैं, बहुत सारे, मेन है लॉसन एंड यानासाकी, ठीक है। और ये क्या ओरिजिन बताता है डायस्ट्रोफिक थ्योरी, ये कहता है कि टेक्टोनिक रीजन्स रहे हैं। टेक्टोनिक मतलब मूवमेंट, मूवमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, मैं या तुम नहीं, कौन कर रहा है, अर्थ। तो अर्थ की मूवमेंट्स की वजह से, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये क्रिएट हुई है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि टेक्टोनिक मूवमेंट हुई है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से ये फॉल्ट्स क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ये वैली बन गई, ठीक है। मतलब एक रिफ्ट वैली की तरह ये, जैसे अगर हम देखें अफ्रीका में देखें हम, ठीक है। तो अफ्रीका में यहाँ पे एक रिफ्ट वैली बनती है ना, क्यों, क्योंकि ये इधर जा रही है, इधर जा रहा है, लैंड जो है इधर जा रही है, इधर जा रही है, इसकी वजह से क्या आ गया, लैंड खिसक गई, लैंड खिसक गई, यहाँ क्या रहेगा, खाली एरिया, गहरा एरिया, ठीक है।
कोस्ट के अलोंग तो हो जाती है, मतलब लैंड के अलोंग तो देखो हो रही है, हॉरिजॉन्टली तो देखने को मिलती है कि हाँ रिफ्ट वैली बन सकते हैं भाई, हॉरिजॉन्टली तो पता है, बट वर्टिकली ऐसा हो सकता है। इसमें ये इसकी क्रिटिसिज्म है कि ऐसा फीचर जो रिफ्ट वैली की जो तुम बात करोगे टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये वैली बन गई होगी, तो ऐसा हमने अलोंग द कोस्ट मतलब हॉरिजॉन्टली तो देखा है, बट ऐसे वर्टिकली बन सकते हैं ये मतलब कंफर्म नहीं है। तो ये इसकी क्रिटिसिजम्स आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। ये क्या कहती है डेस्ट्रोफिक थ्योरी जो लॉसन एंड यानासाकी ने दी थी कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ रही होंगी जिनकी वजह से बनी है, बट इसकी इसकी क्रिटिसिज्म में क्या आ गया, भैया एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो तो अलोंग द कोस्ट हॉरिजॉन्टली तो हमने देखी है रिफ्ट वैली बनती हुई, बट ऐसे वर्टिकली कैसे बन गई, क्योंकि ये क्या है एक तरीके से वर्टिकली तो है लैंड, ऊपर से नीचे ही तो है, ऊपर से नीचे कैसे बन गई। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है। और भी क्रिटिसिज्म है जैसे अच्छा बताओ फिर अगर ऐसे इसकी वजह से बना भी है तो इसमें ये अलग अलग डेंड्रियाटिक पैटर्न जो देखने को मिलता है, मतलब ऐसे जैसे एक पेड़ नहीं होता, पेड़ अलग अलग ब्रांचेस जा रही होती हैं, मतलब एक सिंगल लाइन नहीं है बल्कि इसमें भी ऐसे ब्रांचेस भी ऐसे 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 भी दिख जाती है, तो कि कहीं कहीं अलग से, समझ रहे हो, ऐसी भी दिखती है। तो ये किस रीज़न से हुए हैं फिर, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो ये हर जगह क्यों नहीं है, क्यों कुछ ही लोकेशंस पे है, तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स है, ठीक है। मतलब इसकी क्रिटिसिजम्स हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थ्योरी है सब एरियल इरोजन थ्योरी। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसके मेन एक्सपोनेंट कौन कौन है, डाना शेफर्ड, ठीक है, डाना एंड शेफर्ड। इन्होंने क्या कहा, इस थ्योरी में क्या है, देखो रिवर्स जो होती है वो, सपोज ये रिवर है, ओशन के अंदर जाके तो इरोड करेगी नहीं, ठीक है, वहाँ तो करेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा हुआ होगा कि जो लैंड है, जो लैंड वाला पार्ट है वो क्या हो गया होगा, बाहर आ गया होगा, और सी लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया होगा, और सारी लैंड बाहर एक्सपोज हो गई होगी, और तब रिवर ने उसको इरोड कर करके वहाँ पे एक वैली बना दी, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ होगा, पानी राइज हुआ होगा और वहाँ पे वो डूब गई, और आज वो पानी के अंदर है, वो जो कैनियन बनाई उस टाइम पे उन्होंने, वो पानी के अंदर है, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि जो लैंड थी वो क्या होगी, वो हवा में आ गई, मतलब थोड़े बाहर निकल गई, सी लेवल जो था वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, फिर रिवर्स ने अपना काम किया, इरोड किया, और वहाँ पे बहुत मेहनत से एक कैनियन बना दी, ठीक है। और वो जैसे ही पानी आ गया वो डूब गई, वो ओशन के अंदर चली गई। लेकिन इसकी भी क्रिटिसिज्म है, जैसे डेविस बोलता है कि देखो अब इस शेल्फ की जब हम बात करते हैं तो कितना स्लोप की जब हम बात करते हैं तो कितनी गहराई तक जाते हैं, 2-3 हज़ार मीटर तक की डेप्थ पे है ना, तो इसका मतलब क्या 2-3 हज़ार मीटर तक ये पानी जो था सी लेवल डिक्रीज़ हो गया, इतनी डेप्थ तक, और एकदम इतना पानी इंक्रीज़ हो गया। इतना होने के लिए तो बहुत बहुत लंबा टाइम चाहिए, इतने शॉर्ट जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसमें तो इतनी जल्दी ये सब हो पाना और इतना पानी नीचे चला जाना वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतने शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। खुद सोच के देखो कि इतनी डेप्थ पे कोई चीज़ बनी हुई है, वो सिर्फ इस रीज़न से कि सी लेवल एक दिन नीचे चला गया होगा और इसी वजह से वहाँ पे बनी होगी, और फिर सी लेवल उतना ऊपर बढ़ गया, तो अच्छा सा नहीं लगता सुनने में, ठीक है। और अगर ये चीज़ सच भी है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो भी जो 2003 इतनी गहराई पे जो मिलती हैं कैनियंस मिलती है, उनकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी कि इतना गहराई तक जो लैंड थी वो इतनी ऊंचाई तक लैंड जो थी वो सी से उठ गई थी, इमर्ज हो गई थी। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता, मतलब जो क्रिटिक्स हैं उनके, जो विलियम मॉरिस डेविस हैं, उन्होंने जो बोला कि इतना तो हो पाना तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या है कि अगर रिवर्स ने करा भी है, ठीक है, अगर सपोज रिवर्स ने एक टाइम पे करा भी था, तो अब तो रिवर्स इतनी दूर है, मतलब उनका माउथ तो इतनी दूर है अगर रिवर्स ने किया होता तो वो इसी के तो आसपास होनी चाहिए थी ना उनका माउथ, वो अब इतनी दूर उनका माउथ है, ठीक है। मतलब इधर अगर वो इधर कर रही थी तो उसके माउथ के जो एविडेंस है, जो माउथ है वो आज भी इधर तो होना चाहिए ना, उसके आसपास तो होना चाहिए, वो तो इतनी दूर है, वो दूसरे एरियाज़ में है, तो वो क्यों है, ठीक है। समझ आया, ये पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा।
ये हो गया, पहली थ्योरी होगी टेक्टोनिक है। दूसरा कहता है कि इरोजन हुआ है। इरोजन क्यों हुआ था? क्योंकि लैंड जो थी वो इमर्ज होगी, सी लेवल डिक्रीज हो गया और इरोजन कर दिया, और एक टाइम बाद फिर सी लेवल आ गया, फिर डूब गई। ठीक है, क्रिटिसिज्म हमने कर ली विलियम मॉरिस डेविस की। थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही है बस, पता नहीं। ठीक है, फिर आते हैं टर्बिडिटी करंट थ्योरी। इसमें कौन कौन है मेन इसके एक्सपोनेंट्स? डेविस है, जिससे पीछे वाले की क्रिटिसिज्म करी, डेविस, डेली, बुचानन। ठीक है, जैसे इसमें पहले वाले के कौन थे? लॉसन, यानासाकी मेन, और इस वाले के कौन थे? डाना, शेफर्ड। और इसमें कौन है? डेविस हो गया, बुचानन हो गया, डेली हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या कहता है? टर्बिडिटी करंट थ्योरी। अब देखो टर्बिडिटी वर्ड आया है तो पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। कुछ नहीं है, जो सेडिमेंट्स है ना, जो सेडिमेंट्स हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज़ कर दिया? टर्बिडाइट्स। ठीक है, जो सेडिमेंट्स हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज़ कर दिया? टर्बिडाइट्स। और जब ये टर्बिडाइट्स यानी ये सेडिमेंट्स वाटर के साथ मिलके और एकदम तेज़ी से बहते हैं, जैसे वाटर जब चलेगा तो उसको क्या कहते हैं? वाटर करंट, यानी ओशनिक करंट्स। ओशन का वाटर चल रहा है, ओशनिक करंट्स। तो ऐसे जब ये टर्बिडाइट्स, ये सेडिमेंट्स वाटर के प्रेशर में या वाटर के साथ जब बहते हैं, अपने स्लोप की वजह से जब बहते हुए, लुढ़कते हुए आते हैं, जो चलते हुए आते हैं, तो इनको क्या करेंगे? इनकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी करंट, टर्बिडिटी करंट्स। ठीक है, समझ आया? टर्बिडाइट्स वर्ड सेडिमेंट के लिए यूज हुआ है, और जब ये सेडिमेंट्स मूव करते हैं वाटर के अलोंग, स्लोप के अलोंग वाटर के साथ जब मूव करते हैं स्पीड से, या जैसे भी मूव कर रहे हैं, तो वो क्या क्रिएट करते हैं? करंट्स क्रिएट करते हैं, मूवमेंट क्रिएट करते हैं, टर्बिडिटी करंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ओशन का वाटर मूव कर रहा है तो ओशनिक करंट्स, टर्बिडाइट्स मूव कर रहे तो टर्बिडिटी करंट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? ये मूव करे, ठीक है, और जब ये मूव कर रहे थे, जैसे रिवर आई, इससे बहुत सारे क्या दे दिया? सेडिमेंट्स दे दिया। अब ये सेडिमेंट्स क्या जाएगा? ग्रेडिड अरेंजमेंट होगी इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से अरेंज होगा। जो बाकी लुढ़क के नीचे चले गए वो इस स्लोप के अलोंग नीचे चलेंगे, टर्बिडिटी करंट्स क्रिएट करेंगे। और जब ये करते हुए जाएंगे तो इस फ्लो में क्या करेंगे? ये वहाँ के एरिया को खोदते हुए चलेंगे, खोदते हुए मतलब उस डिग करते हुए चलेंगे, वहाँ के इरोड करते हुए चलेंगे, और उसकी वजह से क्या बनेगा? एक वैली क्रिएट हो जाएगी, जैसे रिवर वैलीज नहीं करते क्रिएट। ठीक है, वहाँ के एरिया को करते हुए चलेंगे। एक और चीज़ इन्होंने बताई, जैसे जिसके पास में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, वो कम होगा, जो नैरो होगा ना, तो वो सेडिमेंट्स और ज़्यादा सेडिमेंट्स पहुँच पाएंगे। तो जैसे रिवर्स ने यहाँ सेडिमेंट्स दे दिया तो वो और ज़्यादा सेडिमेंट्स उसके पास जाएंगे, तो वो और ज़्यादा वहाँ पे अच्छे से क्रिएट होगी। और जितना वाइड होगा, क्योंकि यहीं पे सारे सेडिमेंट्स यहीं रह जाएंगे, वो जाएंगे ही नहीं, तो वहाँ पे क्रिएट अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे टर्बिडिटी करंट है, ये इतनी फास्ट तो नहीं होती कि इतनी डीप वैलीज क्रिएट कर दे। ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते, जब इतनी स्पीड से चलेंगे, स्लोप है और वाटर मूवमेंट है, उसकी वजह से चल रही हैं तो स्पीड भी है। ठीक है, ये सब अलग अलग थ्योरीज थी जो बताने की कोशिश करती हैं कि क्या रीज़न रहे होंगे कि स्लोप बना है, सॉरी स्लोप पे कैनियंस बने हैं। ठीक है, इसमें जैसे दिखा रखा है। ठीक है, एक रीज़न तो क्या है? सेडिमेंट्स के टर्बिडाइट्स हैं जो कि टर्बिडिटी करंट्स क्रिएट की, उन करंट्स ने क्या किया? धीरे धीरे वहाँ पे डिग करते गए और सबमरीन कैनियंस बना ली। दूसरा क्या रीज़न था? जो हमारी डायस्ट्रोफिक थ्योरी थी, टेक्टोनिक फॉल्टिंग हुई। पहले पूरा एक स्टेबल लैंड मास था और ये फिर क्या हुआ? एकदम धंस गया और ये नीचे चला गया, एक रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई। ये हॉरिजॉन्टली नहीं हुई, ये वर्टिकली स्लोप पे क्रिएट हो रही है ऐसी। ठीक है, और ये मैंने बता दिया था कि जहाँ पे नैरो होगा वहाँ पे रिवर और ज़्यादा सेडिमेंट्स दे पाएगी तो अच्छे से बनेगी, और जहाँ पे वाइड होगा वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ क्रिएट होने के चांसेस कम है। और भी रीजंस हैं, जैसे अगर वहाँ पे सेडिमेंट्स रुके ही नहीं, ठीक है, नहीं ये शेल्फ के हैं, ठीक है, कि शेल्फ वाइड और नैरो कैसे होता है? अगर सेडिमेंट्स रुक ही नहीं रहे वहाँ पे, डिपॉजिट ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि डिपोजिशन होगा तभी तो बनेंगे ना कुछ टाइम में। उसके बाद है कॉन्टिनेंटल मार्जिन का थर्ड पॉइंट लास्ट। कॉन्टिनेंटल मार्जिन हम कर चुके हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और राइज। राइज में क्या है? वही है जो स्लोप पे जो जितना भी सेडिमेंट्स गए, जितने भी टर्बिडाइट्स गए, वो एक जगह जाके कहीं तो इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पे एक उभरा हुआ हिस्सा बना देता है जिसको कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इसका ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं होता है, इतना ही 1 डिग्री तक रहता है, और डिपोजिशन सेडिमेंट्स की वजह से ये बनता है। ठीक है,
उसके बाद अबाइसल प्लेन्स है। अबाइसल प्लेन्स 3 से 6 किलोमीटर तक की डेप्थ है इनकी, यानी 3000-6000 मीटर तक डेप्थ है। और कितना एरिया है, 80% एरिया इनके अंदर है, यानी 80% एरिया इनके अंदर है, 8.5% एरिया इनके है, यानी सबसे ज़्यादा एरिया हमारा किसके अंडर है, अबाइसल प्लेन। यानी जो ट्रेंचेस वगैरह बच गई तो कितने हैं, 1-2% ऐसे ही होंगे, ठीक है, 1 से 1.5% ऐसे ही। तो अबाइसल प्लेन क्या है, 80% एरिया इनके अंडर आता है। और ये जैसे धरती पे प्लेन्स हैं, ऐसे ही ये गहराई में प्लेन है, तो इसलिए आगे क्या एडजेक्टिव लग गया, अबाइसल की गहराई में बने प्लेन्स, ठीक है। 80% तक ओशंस में सबसे ज़्यादा हिस्सा यही है। उसके बाद ये टोपोग्राफिक फीचर्स, छोटे छोटे और पॉइंट्स है, ये कल का है।